नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान और अमेरिका के बीच क्या चल रहा है उसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कल रात को अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक ईरानी आइलैंड पर हमला किया और इसके तुरंत बाद ईरान ने पलटकर कुवैत में हमला किया, कुवैत के अमेरिकी बेस पर हमला किया, क्योंकि यह हमला जो ईरान पे हुआ था ये कुवैत के बेस से ही हुआ था और ये लगातार हो रहा है। इसके पहले भी ईरान के बंदर अब्बास पर हमला हुआ था और पलटकर ईरान ने तुरंत जवाब दिया था। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि अब ये लड़ाई, जैसा मैं पहले दिन से कह रहा हूं जब से सीज फायर हुआ है, कि अब ये लिमिटेड वार नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका या इजराइल कहीं पर हमला करे और हमला करके निकलने, ईरान पलटकर जवाब देगा। एक और बड़ी घटना हुई है कल, जो अटैक हुआ है साउथ ईरान में, उसमें कहा यह जा रहा है कि आईआरजीसी के एक ऑफिशियल को, यानी आईआरजीसी से जुड़े हुए एक व्यक्ति को मारने की कोशिश हुई है, टारगेटेड असैसिनेशन की कोशिश हुई है। आप जानते हैं इस जंग की शुरुआत ही हुई थी जब, तो टारगेटेड असैसिनेशन से हुई थी, जिसमें खामनेई साहब और उनके साथ की लीडरशिप को शहीद कर दिया गया था। अब सीज फायर के बाद यह पहला मामला है जब टारगेटेड असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है। बहुत सीधी सी बात है कि अमेरिका किसी भी तरह से ईरान के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ा रहा है और प्रेशर इस बात का बढ़ा रहा है कि वो डर के समझौता कर ले। लेकिन ये बात अभी तक ट्रंप को समझ में आ जानी चाहिए थी कि ईरान डर के कोई समझौता नहीं करेगा, वरना काफी पहले ये समझौता हो गया होता। तो अभी समझौते का क्या हाल है उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं जो आगे करूंगा, लेकिन उसके पहले एक और खबर। आज सुबह सुबह मैंने ट्विटर खोला तो देखा कि एनडीटीवी यह खबर चला रहा है कि पजेश्कियन ने इस्तीफा दे दिया है। पजेश्कियन यानी ईरान के राष्ट्रपति। जब मैंने चेक किया तो पता यह चला कि ईरान इंटरनेशनल में 14 घंटे पहले यह खबर छपी थी। ईरान इंटरनेशनल क्या है? ईरान इंटरनेशनल शाह रजा पहलवी के जो समर्थक हैं उनकी यह वेबसाइट है जो ईरान के बारे में उस लिहाज से खबर चलाती है, और ज्यादातर इस तरह की फेक खबरें चलती हैं जिनके बारे में कहा जाता है सोर्स से पता चला, यह पता चला, वो पता चला। आप सोचिए कि ईरान इंटरनेशनल की खबर पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की मीडिया ने भरोसा नहीं किया, यहां तक कि इजराइल की मीडिया ने भी कोई खास भरोसा नहीं किया। पतली सी यह खबर कहीं चला दी कि ईरान इंटरनेशनल ऐसा कह रहा है, लेकिन इंडिया की मीडिया कूदकर ईरान इंटरनेशनल की खबर उठाती है और उसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाती है। आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया ने अपना लेवल क्या कर लिया है। जबकि यह बयान आने के पहले, जब एनडीटीवी ने यह न्यूज ब्रेकिंग की तरह चलाया है, उसके पहले तस्नीम न्यूज ने बाकायदा वीडियो चलाया था जिसमें पजेश्कियन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने आखिरी दम तक मैं काम करूंगा और या तो मैं शहीद हो जाऊंगा या फिर ईरान के लिए काम करता रहूंगा। इस्तीफे जैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन अपनी खबरों को बिना चेक किए इजराइल का एजेंडा चलाने के लिए हमारी गोदी मीडिया कितनी पागल हो रही है, इस बात को आप इस एक वाकये से बहुत कायदे से समझ सकते हैं। लौट के चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान की जब बात चल रही है उसी समय आप यह देखते हैं कि लेबनान के साथ जंग तेज कर दी है इजराइल ने। और जंग क्या तेज की है? जमीन पर कोई खास जंग नहीं तेज की है। किया यह है कि लगातार बेरूत के ऊपर हमले कर रहा है। बेरूत में जो दाहिया करके एक सबर्ब है जहां पर कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के समर्थक काफी रहते हैं, शिया मुसलमान उस इलाके में काफी रहते हैं, वहां पर हमला किया है, तायरे पर हमला किया है और कई सारे शहरों पर हमला करके जो काम आता है इजराइल को, यानी कि शहीद करना, मार डालना आम शहरियों को, औरतों को, बच्चों को, मर्दों को, वो काम वो लगातार कर रहा है। हालांकि जवाबी हमले में हिजबुल्लाह लगातार एफपीवी ड्रोन से हमले कर रहा है। इनका एक सैनिक मारा गया है, उसकी खबर आज इजराइल के सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर छपी हुई है। इनका एक सार्जेंट वहां पर मारा गया है और अभी तक बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में 14 से ज्यादा इनके सैनिक मारे गए हैं। ये तो वो नंबर्स हैं जिनको इजराइल एक्सेप्ट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है। एग्जैक्ट नंबर क्या है इजराइल के केस में कभी हमको पता नहीं चलता, क्योंकि इजराइल की आर्मी कभी खुलकर बताती नहीं है। अब लेबनान में ये जो लड़ाई चल रही है वो क्यों चल रही है? अचानक लेबनान की लड़ाई क्यों तेज हो गई है? आप अगर याद करेंगे तो सीज फायर का जो मसौदा आया था, उस मसौदे में ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया था कि जब तक लेबनान में लड़ाई नहीं रुकती है तब तक सीज फायर डील नहीं होगी। तो अगर यह सीज फायर डील मान लीजिए होती है, और मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए होती है, क्योंकि इन खबरों को हमेशा पिंच ऑफ साल्ट के साथ लीजिए, इन खबरों पर आंख मूंद कर भरोसा न कीजिए। यह बात मैं पिछले लगातार जब से यह जंग शुरू हुई है तब से आपको बता रहा हूं, बहुत सारे एजेंडा इसके बीच में चलते हैं। तो मान लीजिए डील हो जाती है,
4 दिन पहले कहा जा रहा था कि बस डील तैयार है, अभी साइन हो जाएगी। आज कुछ और कहा जा रहा है। खबर यह आ रही है कि ट्रंप आखिरी टाइम में उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप अपनी शर्तों को और ज्यादा कड़ा कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी तरह ईरान से उठाकर अमेरिका लाने के लिए प्रेशर बना रहा है कि इसको डील में डाला जाए। और वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अभी डील फाइनलाइज नहीं हुई है, हम अपनी तरफ से अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि बहुत जल्दी डील हो जाएगी। लेकिन ये जो डील को लगातार टाला जा रहा है, कभी अब्राहम एकार्ड का नाम लेकर, कभी कोई नाम लेकर, ये क्यों किया जा रहा है, पहली बात। और दूसरा, लेबनान पर हमले अचानक तेज क्यों हो गए। देखिए, लेबनान के मामले पे ईरान बजिद है कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होगा, या सीज फायर जो है पहले से, जब तक लेबनान के अंदर वो लागू नहीं होगा, तब तक ईरान अमेरिका डील नहीं होगी। ये बात ईरान कई बार कह चुका है। अभी कल रात को उनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लेबनान को शामिल किए बिना किसी तरह की कोई डील नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ईरान के साथ अमेरिका की डील हो जाती है और उसमें यह शर्त होती है कि लेबनान पर हमला नहीं होगा, तो इजराइल को मन मारकर लेबनान पर अटैक रोकना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेबनान पर अटैक इसलिए लगातार बढ़ाया जा रहा है कि पहली बात तो यह कि ईरानी एंटागोनाइज हो, वहां पे गुस्सा हो, वो लगातार अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाए और डील किसी तरह से टूट जाए। और अगर डील होती ही है तो डील होने के पहले लेबनान में जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना नुकसान पहुंचा दिया जाए। ये नेतन्याहू की मंशा फिलहाल लग रही है। यही बात ओमान के एक विद्वान हैं, उनके लगातार ट्वीट आते रहते हैं, बाबूद साहब, उन्होंने भी यही बात कही है कि जो लगातार लेबनान पर हमला हो रहा है, जो लेबनान पर हमला बढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे मंशा सिर्फ इतनी है कि डील होने से पहले लेबनान में जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है उतना नुकसान पहुंचा दिया जाए। ये नेतन्याहू की मंशा हो सकती है। ये मैंने आपको बताया ही था कि अब्राहम एकार्ड वाली जो शर्त ट्रंप अचानक लेकर आया, वो अचानक नहीं थी। उसके पहले लिंडसे ग्राहम ने बाकायदा ट्वीट किया था और उस ट्वीट में यह शर्त रखने के लिए कहा था कि जब ईरान के साथ समझौता हो तो बाकी जो अरब कंट्रीज हैं, बहरीन और यूएई को छोड़कर, क्योंकि वो तो पहले ही अब्राहम एकार्ड कर चुकी हैं, बाकी कंट्रीज, और उनमें भी सबसे खास कंट्री जो है वो सऊदी अरबिया है, क्योंकि सऊदी अरबिया अगर अब्राहम एकार्ड कर लेता है तो बाकी धीरे धीरे अब्राहम एकार्ड कर ही लेंगे। तो यह प्रेशर सबसे पहले लिंडसे ग्राहम लेकर आया था। लिंडसे ग्राहम के बारे में मैं 100 बार आपको बता चुका हूं कि लिंडसे ग्राहम बेसिकली इजराइल के लिए काम करने वाला अमेरिकन सेनेटर है। और उस दिन ही मैंने आपसे कहा था कि लिंडसे ग्राहम अगर यह बात कह रहा है तो यह बात उसके जबान से जरूर निकली है, लेकिन यह बात नेतन्याहू की है, जो नेतन्याहू डायरेक्ट नहीं कह सकता, इसलिए लिंडसे ग्राहम से कहलवा रहा है। और आप देखिए, लिंडसे ग्राहम का बयान आने के 24 घंटे के अंदर, बल्कि 12 घंटे के अंदर, ट्रंप वो शर्त रख देता है अब्राहम एकार्ड की, और फिर एक बार लगता है कि डील खतरे में पड़ गई। अब जब आप रोज रोज डील में नई शर्तें डालेंगे, रोज रोज नई बातें करेंगे, जिस बात पर एक बार समझौता हो गया कि ये शर्तें हैं, ऐसे ऐसे डील हो जाएगी, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा, उन शर्तों को मानने की जगह अगर आप नई नई शर्तें रोज डालेंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि या तो ईरान भी अपनी तरफ से शर्तें बढ़ाएगा या फिर डील टूट जाएगी। असल में सबसे बड़ा जो मामला फंसा हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और यूरेनियम का फंसा हुआ है, ये आप जानते हैं। अमेरिका लगातार, ट्रंप लगातार ये बात कह रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम आना चाहिए लौट कर क्या, उनका नहीं है, लेकिन एनरिच्ड यूरेनियम आना चाहिए अमेरिका में। और यहां तक कि ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा, ट्रू सोशल पर लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि अमेरिकी जहाज जाएंगे, उनके साथ आईएईए का बंदा जाएगा और वो ड्रिल करेंगे, पहाड़ के अंदर ड्रिल करेंगे, क्योंकि पहाड़ के काफी नीचे है, वहां तक उनके बम नहीं पहुंच सकते, तो वो ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके वहां से एनरिच्ड यूरेनियम निकालेंगे और लेकर चले जाएंगे। अब मामला यही है कि जो चीज आप जंग में हासिल नहीं कर सके, जंग के दौरान आपको याद होगा मैंने बताया था, और बाद में वो बात सही निकली कि एक अपने बंदे को बचाने के लिए जिन्होंने 50 जहाजें भेज दी थी, वो बंदे को बचाने के लिए नहीं भेजी थी, वो दरअसल इस्फहान से एनरिच्ड यूरेनियम चुराने के लिए भेजी थी, और नहीं चुरा पाए, इनके अपने जहाज मारे गए, ये लौट गए। अब जो चीज आपने जंग के मैदान में हासिल नहीं की, जो आप हासिल नहीं कर पाए, जिसमें आप हार गए, जिसमें आप बुरी तरह से विफल हुए, बुरी तरह से आप कह सकते हैं कि नाकामयाब हुए, वो चीज ईरान
उस टेबल पर क्यों दे दे जो बातचीत की टेबल है, जिसमें वो बराबरी से बैठा है, जिसमें वो आपसे दब के नहीं बैठा है। वो कतई ये नहीं मान रहा है कि वो हारा हुआ मुल्क है और दुनिया मान रही है कि इस जंग में अगर हार किसी की हुई है तो वो अमेरिका और इजराइल की हुई है। तो जिसकी जीत हुई है वो आपकी वो शर्त क्यों मान ले जो आप जंग में हासिल नहीं कर सके। ऐसे ही मामला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का है। कल जो हमला हुआ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एक आइलैंड पर, जो हमला हुआ है, उस हमले का सारा खेल क्या है? अमेरिका का दावा यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो वाटर फ्लो करता है वो इंटरनेशनल वाटर है, उस पर ईरान का और ओमान का कोई हक नहीं है। यह दावा अमेरिका का है कि वो इंटरनेशनल वाटर है। अब मजेदार बात यह है कि अपने घर से कई हजार किलोमीटर दूर के इंटरनेशनल वाटर में आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या जरूरत है उसकी? आप अमेरिका आपका मुल्क है, उसके आसपास कोई प्रॉब्लम हो तो आप देखिए सारी दुनिया की आपने ठेकेदारी क्यों ली हुई है, जबकि लगातार आप जंगें हार रहे हैं। आप इराक में हारे, आप अफगानिस्तान में हारे, आप वियतनाम में हारे, और यह जंग भी आपने हारा है। मिलियंस बिलियंस आपने खर्च कर दिए लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। तो आपको अपनी गुंडागर्दी चलानी है, खैर वो एक अलग बात है। आप ये दावा कर रहे हैं, अमेरिका ये दावा कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो वाटर गुजरता है वो इंटरनेशनल वाटर है। तो इंटरनेशनल वाटर अगर है तो वहां पर हम कोई हमला कर सकते हैं, वहां हमें कोई नहीं रोक सकता, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि हमने ईरान के अंदर कोई हमला नहीं किया है, हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आइलैंड पर हमला किया है। हालांकि वो जो आइलैंड है वो भी ईरानी आइलैंड है, वो तो पूरी तौर से ईरानी आइलैंड है। ईरान का यह कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो इंटरनेशनल वाटर नहीं है, वो हमारा और ओमान का वाटर है। अब अमेरिका के पास दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो यह होता है कि जंग में जीत हासिल करे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा ले, वो पहले की तरह वहां से जहाजें गुजरना शुरू हो जाए। उस तरीके में फेल हुए हैं, लगातार हमले हुए हैं, इतने दिन लड़ाई चली और इस लड़ाई में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा पाने में वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद भी सारे नाटक हो गए, नाटो से अपील किया गया, सबसे अपील किया गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाओ। किसी ने अपनी आर्मी भेजने की हिम्मत नहीं की, किसी ने अपनी नेवी भेजने की हिम्मत नहीं की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के लिए। ज्यादातर मुल्कों ने ईरान के साथ समझौता किया, या तो टाल देकर जा रहे हैं या बिना टाल दिए जा रहे हैं, लेकिन ईरान के कोऑर्डिनेशन में वहां से जा रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाना इनके लिए अब नाक का सवाल बन गया है, और ईरान बहुत क्लियर है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलेगा। जिस ट्वीट की मैंने बात की थी उस ट्वीट में भी ट्रंप का यही कहना था कि हम अपनी नाकाबंदी हटा रहे हैं और इसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगी, जो चाहेगा गुजर सकेगा। हालांकि इस जंग के पहले वो ऐसे ही खुली हुई थी, जो चाहता था गुजरता था, लेकिन ये जंग ईरान पर थोपी गई, और ईरान जो लंबे समय से कह रहा था कि हमारे साथ जंग अगर होगी, हम पर अगर जंग थोपी जाएगी तो हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, उसने ब्लॉक कर दिया और उसने ये साबित किया कि दुनिया की कोई ताकत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आर्मी के सहारे या नेवी के सहारे नहीं खुलवा सकती है। तो ये दोनों मोर्चे, चाहे एनरिच्ड यूरेनियम का मोर्चा हो चाहे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मोर्चा हो, दोनों मोर्चों पर अमेरिका की हार हो चुकी है, ये सब जानते हैं। हारी हुई बाजी को टेबल पर बदलने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं और ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। ईरान अपनी शर्तें बढ़ा रहा है। ईरान का बहुत साफ कहना है कि हमको मुआवजा चाहिए, हमारा जो एसेट आपने फ्रीज किया हुआ है उसको डिफ्रीज कीजिए, लेबनान में जंग खत्म कीजिए, और इन सारी शर्तों पर जो सीज फायर होगा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकायदा जाएगा और वहां से अप्रूव होकर आएगा, ताकि आगे अगर आप हमला करते हैं तो आप यूएन और दुनिया की नजर में अपराधी होंगे। जाहिर सी बात है वो जीते हुए मुल्क की तरह बिहेव कर रहा है। तो ट्रंप के जो नखड़े हैं, इनके बाद समझौता होगा कि नहीं होगा, यह सवाल वाकई बड़ा है, और मैं लगातार कह रहा हूं कि यह मानकर मत बैठिए कि समझौता हो गया है। अगर समझौते के लिए अमेरिका तैयार हो रहा है या अमेरिका के अंदर समझौते का दबाव बढ़ रहा है, तो उसके बस दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पेंटागन नहीं चाहता है जंग शुरू हो। उसको मालूम है कि जंग बहुत लंबी चलेगी, अगर दोबारा शुरू होगी तो महीनों और बरसों चल सकती है। वर्ल्ड इकॉनमी तो तबाह होगी पेंटागन का, यानी कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका का जो वार डिपार्टमेंट है उसका बहुत जबरदस्त नुकसान होगा, और ईरान में किसी तरह की जीत हासिल करने की कोई उम्मीद उनको नहीं है। ईरान की थोड़ी बहुत जमीन अगर 2-4 महीने कब्जा भी करेंगे तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। एक तो ये बात है।
और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल इकोनॉमी पे ईरान के वार का जिस तरह से असर पड़ा है पूरी दुनिया में, खासतौर पे अमेरिका के अंदर ही तेल और गैस की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ी हैं, जिस तरह मॉर्टगेज रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिस तरह मार्केट लगातार गड्ढे में जा रहा है, उससे ट्रंप और उसके आसपास के लोगों ने भले पैसा कमाया हो, लेकिन अमेरिकियों का नुकसान बहुत ज्यादा है। और अकेले अमेरिका की बात नहीं है, सारी दुनिया में ईरान की जंग का असर बहुत जबरदस्त पड़ा है। सिर्फ ये दो वजह हैं जिसकी वजह से वो डील पर तैयार है, लेकिन वो ट्रंप है और एक एप्स्टीन फाइल हुआ करती है, आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी भी इजराइल के प्रेशर में दोबारा जंग वो शुरू कर सकता है। और तब बड़ा सवाल यह आता है कि क्या ईरान इस जंग के लिए तैयार है। मैं आपको दो खबरें दे रहा हूं और ये दोनों खबरें इंटरनेशनल अखबारों में छपी हैं, कोई ईरान के अखबार में नहीं छपी है। पहली खबर यह बताती है कि ईरान ने ज्यादातर जो मिसाइल लॉन्चर उसके सेंटर्स थे, उनके जो एंट्रेंस थे उनको खोल लिया है। इस बात को आप समझिए, जो मिसाइल लॉन्चर फैसिलिटीज हैं सारी की सारी अंडरग्राउंड है। और ऐसा नहीं है कि मिसाइल लॉन्चर फैसिलिटीज को यह खत्म कर पाए हैं, इनके बॉम्बर्स जाकर मिसाइल लॉन्चर फैसिलिटीज को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो एंट्रेंस होता है जिससे वो अंदर जाते हैं, उस एंट्रेंस को नुकसान पहुंचाया गया था, जिससे मिसाइल लॉन्चर जरूरत पड़ने पर बाहर न निकल पाए और बाहर से मिसाइल लॉन्चर तक ईरान की आर्मी पहुंच नहीं पाए। अब यह खबर बता रही है कि ज्यादातर ऐसे जो एंट्रेंस थे उनको रीओपन कर दिया गया है, उनको बना लिया गया। इसके पहले यह खबर आई है कि ईरान ने 80% जो मिसाइल लॉन्चर्स उसके नुकसान हुए थे उनको दोबारा तैयार कर लिया है और नई मिसाइलें भी तैयार कर ली है। कई वीडियोज आए थे और कई सारे न्यूज आए थे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और खबर दे रहा हूं, वो ये कि ईरान ने अपना गैस आउटपुट रीस्टोर कर लिया है। यानी गैस फैसिलिटीज पर जो हमला हुआ था, जिसके चलते गैस का प्रोडक्शन काफी हद तक कम हुआ था, उसको भी दोबारा से हासिल कर लिया है, वो भी तैयार हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो नुकसान वार में हुआ था, ईरान उसको लगभग पूरा कर चुका है। यानी अब अगर जंग शुरू होती है तो वो लगभग उसी पोजीशन में होगा जैसा जंग की शुरुआत में था। और प्लस ये नोट कर लीजिए कि इस बार वो जंग के लिए तैयार है। जब भी हमले हो रहे हैं, घंटों के अंदर जवाब मिल रहा है। और उसने कहा है कि हमारे टारगेट खाड़ी के अंदर तो हैं ही, अरब मुल्क तो हैं ही, इसके बाहर भी जा सकते हैं। यानी जंग अगर शुरू होगी तो ईरान उतनी ही ताकत से जवाब देगा जैसे वो पहले लड़ रहा था। तो जाहिर है कि 4 दिन में जंग खत्म करने का ख्वाब न पहले पूरा हुआ था और न अब पूरा होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन अभी भी बेहद तनावपूर्ण है जब तक इजराइल सीज फायर्स का सम्मान करना नहीं सीखेगा। मैं गजा से आपको एक खबर दूं, गजा में एक बातचीत में जो बातचीत रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन पता नहीं था उसको कि रिकॉर्ड हो रहा है, एक तरह का स्टिंग ऑपरेशन था, उसमें इजराइल के एक सैनिक ने कहा कि द सीज फायर इज अ जोक। यानी जो सीज फायर हुआ है वो हमारे लिए मजाक है, हम तो अब भी गजा के अंदर लगातार बमबारी कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। चाहे लेबनान का सीज फायर हो, चाहे सीरिया का सीज फायर हो, चाहे गजा का सीज फायर हो, किसी सीज फायर की इजराइल ने कभी इज्जत नहीं की है। और जब तक ये जंग होरी रहेगी, जब तक नेतन्याहू लगातार नए मोर्चे खोलने के लिए पगलाया रहेगा, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं रहेगी। और इस समय नेतन्याहू और उसका पूरा ज़ायनिस्ट मीडिया लगा हुआ है कि कैसे भी जंग दोबारा शुरू हो जाए। ऐसे में ट्रंप इस प्रेशर को कहां तक बर्दाश्त कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। अभी तक तो ट्रंप ने यही दिखाया है कि बातें वो कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, फाइनली उसको नेतन्याहू के सामने झुकना ही है। और अगर इस बार झुका तो वो न केवल अमेरिका, मिडिल ईस्ट, इजराइल, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। इसलिए लगातार डील की बात चल रही है, लेकिन जंग के आसार लगातार बने हुए हैं। आगे जो कुछ जैसे होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।